हफ्तों के धमकियों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब पूरे वेनेजुएला की सरकार को ऑफिशियली एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। So how far would you go to take Maduro out of office? His days are numbered. रशिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा के बाद अब क्या 2026 की शुरुआत एक नए जंग से होने वाली है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हरकतों को अगर आप देखो तो संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों में 26 से ज्यादा वेनेजुएलन शिप्स पर अटैक किया गया है और अब अमेरिका ने वेनेजुएला से आने जाने वाले तेल के टैंकर्स पर ब्लॉकेड लगा दिया है। मकसद है वेनेजुएला में तख्ता पलट करना, एक प्रो यूएस गवर्नमेंट इंस्टॉल करना। इस सब प्रेशर टैक्टिक से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला के जो डिक्टेटर है निकोलास मडुरो, वो खुद ही गद्दी छोड़ दें, फ्रेश इलेक्शंस का ऐलान कर दे। लेकिन ट्रंप का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मडुरो को बाय फोर्स हटाने से पीछे नहीं हटेंगे। He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. सितंबर के आखिरी हफ्ते में जब ट्रंप सरकार की ये स्ट्राइक शुरू होती हैं, उस वक्त यूएसए का कहना था कि वो सिर्फ उन शिप्स को टारगेट कर रही है जो अमेरिका में इलीगल ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। शुरू के कुछ हफ्तों में ऐसा ही हुआ। अब स्ट्राइक्स जो किए गए उसके जरिए नार्को टेररिस्ट को निशाना करने की बात कही गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे अमेरिका का रुख और असलियत वो सामने आने लगी। आज डोनाल्ड ट्रंप ओपनली कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर उनका प्रेशर तब तक बना रहेगा, ये कैंपेन तब तक चलता रहेगा जब तक वेनेजुएला यूएसए से चुराया हुआ तेल, जमीन और दूसरे एसेट्स वापस नहीं देता है। अब वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी वसूली भाई टाइप काम कर चुके हैं। याद है ना, ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने की धमकी, कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बनाना का जो प्लान था। अब ट्रंप इन दोनों बातों से पीछे हट चुके हैं, लेकिन इस बार वेनेजुएला में रिजीम चेंज करने की बात को लेकर थोड़े ज्यादा ही सीरियस दिख रहे हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप वही लीडर नहीं थे जो बस कुछ ही हफ्तों पहले तक सारी दुनिया में जंग रुकवाने की बात करते थे? यूक्रेन, इजराइल, थाईलैंड, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप घुस घुस कर वॉर रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे, नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहते थे। 56 बार इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं भाई साहब। You know, I stopped a war between India and Pakistan, and I stopped it with trade. फिर अचानक से ट्रंप खुद ही एक नए जंग को क्यों शुरू करना चाहता है? अपने पहले साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी छाप तो यही है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ही है जिसने अमेरिका को फिजूल वॉर से बचा कर रखा है। अब वो खुद ही अमेरिका को एक नए जंग में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर यूएस को वेनेजुएला में रिजीम चेंज करके मिलेगा क्या? और क्या वेनेजुएला में जबरदस्ती घुसना यूएसए के लिए इराक जैसा ही महंगा पड़ने वाला है? किस बात से ट्रंप अमेरिका का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका खुद ही दादागिरी में और कितने पीएचडी लेगा? ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के देशभक्त एपिसोड में। सितंबर के महीने से लेकर अभी तक वेनेजुएला से सटे हुए कैरेबियन सी में अब तक 100 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। ये सभी लोग वेनेजुएलन शिप्स पर हुए अमेरिकन स्ट्राइक्स पे मारे गए हैं, जिसके बाद अमेरिका पर वेनेजुएलन सिविलियंस को टारगेट करने का भी आरोप लग रहा है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की भी वेनेजुएला के आसपास सीज में डिप्लॉयमेंट करके रखी है। इसी के साथ एक पूरा फ्लीट भेजा गया है जिसमें 4,500 से ज्यादा सेलर्स और मरीन्स मौजूद हैं। ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई वार्निंग ड्रिल नहीं है, ये एक फुल स्केल मिलिट्री मोबिलाइजेशन फॉर वॉर है और ये सिर्फ शिप्स तक लिमिटेड नहीं है। अगस्त 2025 में ट्रंप ने एक सीक्रेट डायरेक्टिव साइन किया था जिसके तहत पेंटागन को लैटिन अमेरिका में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री फोर्स यूज करने के लिए अथॉरिटी दी गई। यह डायरेक्टिव पब्लिक डिबेट के बिना हुआ था। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ काउंटर नारकोटिक्स एक्शन नहीं कहा जा सकता है। कैरेबियन में 26 डॉक्यूमेंटेड स्ट्राइक्स हुए, बोट्स को टारगेट किए गए। एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम करता है कि ये बोट्स ड्रग्स और कार्टेल मेंबर्स को कैरी कर रहा था। इसके बाद ट्रंप ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मडुरो के सर पर जो इनाम था वो इनाम डबल करके $50 मिलियन कर दिया। लिटरली सुपारी है $50 मिलियन की अभी किसी के लिए जो मडुरो को खत्म कर सके। अब आरोप यह लगाया गया है कि प्रेसिडेंट मडुरो डायरेक्टली कोकेन स्मगलिंग में इन्वॉल्व है जो इवेंचुअली यूएस को नुकसान पहुंचा रहा है। अक्टूबर 2025 में एस्केलेशन मैट्रिक्स और बढ़ता है। ट्रंप अब सीआईए को वेनेजुएला के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करने की अप्रूवल देते हैं। यह सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए परमिशन नहीं था। यूएस ऑफिशियल्स ने प्राइवेटली कंफर्म किया है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर है, किसी भी कीमत पर मडुरो को पावर से हटाना है, एक रजीम चेंज करना है, बिना कांग्रेस के अप्रूवल के, बिना पब्लिक डिबेट के। इस बात में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है कि मडुरो एक डिक्टेटर है, बहुत ब्रूटल है, लेकिन क्या अमेरिका पर
वो इंटरनेशनल लॉज लागू नहीं होते हैं जो दूसरों पर वो खुद थोपता है। फिर अमेरिका क्यों तिलबिला जाता है जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करता है? हम भी तो वही कर रहे थे, हम भी तो आतंक का सफाया कर रहे थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी यही खत्म नहीं होती है। मिलिए मारिया खोरिना से नोबेल पीस प्राइज 2025 इन्होंने जीता है। ट्रंप की बहुत बड़ी फैन गर्ल हैं। मारिया को मडूरो का मेन अपोनेंट की तरह देखा जाता है। हो सकता है कि अगर मडूरो गया तो ये वेनेजुएला की नई लीडर बनेंगी। अब नोबेल पीस प्राइज जीतने के बाद भी वो चाहती हैं कि अमेरिका अटैक करे, वॉर करे वेनेजुएला के साथ। जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि अमेरिका वेनेजुएला में डेमोक्रेसी वापस लाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो डेमोक्रेसी रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया में भी नहीं है, तो वेनेजुएला में डेमोक्रेसी पर इतनी दिलचस्पी क्यों है अमेरिका की? आज जो ट्रंप और मडूरो के बीच में चल रहा है वो कल हमें भी इंपैक्ट कर सकता है। यह दिखाता है कि अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी में ज्यादा फासला नहीं होता है। जैसे आज पाकिस्तान के आका मुनीर को व्हाइट हाउस में खाना खिलाया जाता है, कल उसी मुनीर को जेल में भी ठूसा जा सकता है अगर अमेरिका चाहे तो। यकीन ना हो तो वेनेजुएला और अमेरिका का इतिहास थोड़ा टटोल लो। एक समय था जब अमेरिका और वेनेजुएला दुश्मन नहीं बल्कि एलाइज हुआ करते थे, और कितने क्लोज एलाइज ये भी सुन लो। कोल्ड वॉर के दौरान, खासकर कि 1958 के बाद जब वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन देखा गया तो वॉशिंगटन ने वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका में अपना मोस्ट रिलायबल पार्टनर पाया। वेनेजुएला के पास था तेल, उसके पास था स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी, और डेमोक्रेसी तब स्टेबल लगने लगी थी। अमेरिका के लिए यह परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। यूएस मिलिट्री मिशन डायरेक्टली वेनेजुएला के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पर ऑपरेट कर रही थी। लैटिन अमेरिका में यह प्रिविलेज बहुत कम कंट्रीज को ही मिला था। अमेरिकन एडवाइजर्स वेनेजुएलन पायलट्स को ट्रेन कर रहे थे, आर्म्ड फोर्सेस को प्रोफेशनलाइज, मॉडर्नाइज किया जा रहा था। यहां तक कि वेनेजुएला को उस समय का एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट खरीदने की परमिशन भी दी गई, जो कि यूएस का ट्रस्ट एक क्लियर सिग्नल था उसका। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस हो रही थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रही थी, काउंटर नारकोटिक ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन हो रहा था। अर्ली 1990s में अगर किसी ने आपको कहा होता कि यह रिलेशनशिप ओपन हॉस्टिलिटी में जल्द बदल जाएगा तो आप शायद उस बात पर हंस देते। लेकिन जैसा कि जियोपॉलिटिक्स में होता है, कहानी में आता है ट्विस्ट ह्यूगो शावेज के प्रेसिडेंसी के साथ। 1999 में शावेज प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने ओपनली पुराने सिस्टम को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन के साथ करीबी, ओलिगार्क्स का दबदबा, फॉरेन इकोनॉमिक इंफ्लुएंस, सब कुछ रिजेक्टेड। उन्होंने अपने मूवमेंट को बोलिवियन रेवोल्यूशन कहा और सिमोन बोलिवार के नाम को यूज करके अमेरिका के खिलाफ लैटिन अमेरिकन रेजिस्टेंस का एक नैरेटिव बनाना शुरू किया। सिमोन बोलिवार वो लीडर थे जिन्होंने एक टाइम पर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, पनामा और बोलिविया जैसे देशों को स्पेनिश एम्पायर से आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। तो याद रखिए, यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टांस नहीं था, यह एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था जो पूरे लैटिन अमेरिका को अमेरिका से दूर ले जा रहा था। पावर में आने के सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर शावेज ने यूएस मिलिट्री को फ्योर्ते ट्विना, जो उनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, उसे छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। अब यूएस ये सब चुपचाप से सहने वाला तो नहीं था। अपने ही पड़ोस में, अपने ही बैकयार्ड में अपना इंफ्लुएंस इस तरीके से खोता देख, ये तो उसके लिए बड़ी शर्म की बात थी। तो वो भी अपनी प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। इसीलिए जब अप्रैल 2002 में शावेज के खिलाफ एक कू होता है तो यूएस ने तुरंत इंटरिम गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन यह कू सक्सेसफुल नहीं रहा और कुछ ही दिनों में कोलैप्स कर गया। शावेज वापस सत्ता में आ जाते हैं, इस बार ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ आते हैं, और यहीं से ट्रस्ट जो था, जो बचा खुचा ट्रस्ट था, वो यूएस और वेनेजुएला के बीच जो रिश्ते थे वो अब बद से बदतर हो जाते हैं। वेनेजुएला ने अमेरिका पर कू ऑर्केस्ट्रेट करने का इल्जाम लगाया। वॉशिंगटन ने कहा हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। इसके बाद वेनेजुएला ने यूएस एम्बेसडर को वहां से एक्सपेल किया। अमेरिका ने उल्टा आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि वेनेजुएला रशिया की तरफ मुड़ गया। हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, डिफेंस डील्स मॉस्को से होने लगे। 40 साल की पार्टनरशिप अमेरिका के साथ ऑफिशियली खत्म हो जाती है। उसके बाद 2 दशकों में शावेज ने रशिया, चाइना, ईरान के साथ संबंध और गहरे कर लिए। अपने देश से यूएस बैक्ड एनजीओस तक को बाहर निकाल दिया। एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका के इतने पास यूएस राइवल्स के साथ साठगांठ कर रहा है, उनसे अलाइन कर रहा है। अमेरिका के लिए इससे बुरी खबर और हो नहीं सकती थी। क्यूबा और रशिया की करीबी रिश्ते अमेरिका की सरकार को साफ याद थे।
लेकिन वेनेजुएला के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 2013 में शेवेज के देहांत के बाद निकोलस मडूरो सत्ता में आते हैं। इकोनॉमी पहले से ही खस्ता हालत में थी, करप्शन भी बढ़ चुका था, सोशल वेलफेयर जो प्रोग्राम्स जो स्कीम्स थी वो कोलैप्स कर रही थी। 2014 और 2017 के बीच में वेनेजुएला एक इकोनॉमिक फ्री फॉल में चला जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन खत्म, लाखों लोग देश छोड़कर पलायन करते हैं। इसी का फायदा उठाकर अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी लॉन्च की। ऑयल स्टॉपेज, एसेट्स फ्रीज और भी ज्यादा सैंक्शंस लगाना। गोल सिंपल था, मडूरो को इकोनॉमिकली इतना स्क्वीज करो, इतना टाइट कर दो कि वो रिजाइन कर दे। लेकिन स्ट्रैटेजी बैकफायर कर जाती है। चाइना वेनेजुएला की ऑयल में मेन बायर बन जाता है। आज के डेट में भी चाइना वेनेजुएला का 80% तेल खरीदता है। रशिया का भी इंफ्लुएंस और बढ़ जाता है। अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन अब आसमान छूने लगता है। 2023 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ी राहत मिलती है। ऑयल सैंक्शंस टेम्पररी लिफ्ट होते हैं, रिफॉर्म्स के वायदे होते हैं, इलेक्शंस भी होते हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन में मडूरो ने वही काम किया जो एक अच्छा डिक्टेटर करता है। इलेक्शंस रिग करके खुद ही को विनर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका ने सैंक्शंस तुरंत वापस लगा दिए और जब ट्रंप 2025 में वापस ऑफिस में आए तो एस्केलेशन होना था। ऑयल कंसेशंस कैंसिल, टैरिफ्स फिर से लगाए गए, मडूरो पर बाउंटी बढ़ा दी गई और अब फाइनली दुनिया एक और जंग के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अमेरिका वेनेजुएला में डेमोक्रेसी नहीं चाहता है, कुछ और चाहता है जो मडूरो नहीं देना चाहता है। लेकिन अगर जंग अब होने वाली है तो कहीं ना कहीं इसे जस्टिफाई करना होगा। ठीक जैसे अंग्रेज हमारे देश में घुसे थे लूटने के लिए थोड़ी ना, वो तो हमें सिविलाइज करने के लिए आए थे। 9/11 के बाद यूएस इराक में घुसने की जब तैयारी कर रहा था, सद्दाम को पावर से हटाने की साजिश रची जा रही थी, उस वक्त भी अमेरिका ने हर तरीके का जस्टिफिकेशन तैयार किया वॉर ऑन टेरर को जस्टिफाई करने के लिए। पहला कहा कि टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट मिल रहा है इराक से, फिर कहा कि इराक में डेमोक्रेसी आ जाएगी और फाइनली कि ये इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इसका झूठ फैलाया गया कि हम खतरे में आ गए और 20 साल के जंग के बाद नतीजा हमें क्या मिला? मिडिल ईस्ट में टेररिज्म और बढ़ चुका है। इराक हमेशा के लिए इंस्टेबिलिटी में फिसल चुका है। मिडिल ईस्ट में आईसिस जैसे ग्रुप्स का दबदबा और बढ़ गया, जिसे कंट्रोल करने के लिए यूएस को और ज्यादा मेहनत और पैसा लगाना पड़ा। आज वेनेजुएला में घुसने से पहले भी अमेरिका हर तरीके के पैतड़े लगा रहा है, जस्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है अपने वॉर को लेजिटिमेट दिखाने के लिए। अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मिलिट्री एक्शन के लिए अभी एक नहीं 2-3 जस्टिफिकेशंस आ चुकी हैं। पहला, नार्को टेररिज्म। ट्रंप सरकार का मेन क्लेम यह है कि वेनेजुएला एक नार्को टेररिस्ट स्टेट बन चुकी है। निकोलस मडूरो और उनके एसोसिएट्स ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स चला रहे हैं, अमेरिका को ड्रग्स फ्लड कर रहे हैं, जिससे अमेरिकन बर्बाद हो रहे हैं। अब यह बात अलग है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़े अगर आप खुद देखोगे तो वेनेजुएला का लिंक मेनली कोकेन से मिलेगा और आज अमेरिका में मेन चैलेंज कोकेन नहीं है, फेंटेनिल है, जो वेनेजुएला से नहीं आता है, कोई लिंक नहीं है। दूसरा जस्टिफिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। वेनेजुएलन क्रिमिनल ग्रुप्स को अल कायदा जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की बराबरी दे दी गई है। इस कंपैरिजन से एक क्लियर पर्पस निकलता है कि जब आप एक थ्रेट को टेररिज्म के साथ क्लब कर देते हो तब आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, रूल्स, ये सब आपको देखना नहीं पड़ता है, जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता है। ये बात ड्रग कंट्रोल का नहीं रह जाता है, नेशनल सिक्योरिटी का बन जाता है। आपको कोई नहीं रोक सकता इसके बाद। तीसरा जस्टिफिकेशन, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि मडूरो ने जुलाई 2024 इलेक्शंस को रिग किया, ऑपोजिशन कैंडिडेट जो एक्चुअली जीते थे उनको हराना दिखा दिया। इस पॉइंट पर क्रिटिसिज्म वैलिड है। मडूरो अथॉरिटेरियन लीडर है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यह फैक्ट है। लोग एग्जाइल में भाग रहे हैं, यह सबको दिख रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि अमेरिका को अथॉरिटेरियन लीडर्स को मिलिटरीली रिमूव करने का हक मिला है कि अमेरिका पर बाकी दुनिया जैसे नॉन इंटरवेंशन रूल अप्लाई नहीं होते हैं। यह लॉजिक इराक, अफगानिस्तान, लिबिया पर भी अटैक करते समय हमने देखा था, लेकिन उनका क्या हुआ यह भी हमने देख लिया है। और वेनेजुएला जैसी हालत तो वैसे बहुत सारे और भी देशों में है, तो वहां डेमोक्रेसी का हमला क्यों नहीं हो रहा है? यूसी, आपको शेरलॉक होम्स होने की जरूरत नहीं है। फैक्ट तो यही है कि अगर आपके पास तेल है और आप यूएसए के खिलाफ खड़े हो तो आपके अच्छे दिन तो ना आने वाले हैं। इराक, ईरान, लिबिया, इनसे पूछो, आपको डिटेल मिल जाएगा। वेनेजुएला एक ऑयल रिच स्टेट है और अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस के खिलाफ खड़ा है। तो डेमोक्रेसी का जुमला अगर आप हटा दोगे तो आपको असली कारण आसानी से मिल जाएगा और वो है हाइड्रोकार्बन्स पर कंट्रोल। और हाइड्रोकार्बन्स पर कंट्रोल के लिए जिसकी लाठी उसी की भैंस या जिसकी लाठी उसी का तेल।
इराक और वेनेजुएला दोनों के केसेस में ही ऑयल ने इंटरनल पॉलिटिक्स को भी काफी तराशा है इन देशों में। वेनेजुएला ने 1976 में पीडीवीएसए को नेशनलाइज कर दिया। ह्यूगो चावेज के अंडर ऑयल एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव और हाईली पॉलिटिसाइज्ड डेवलपमेंट मॉडल का बैकबोन बनता है। मैंने ऑयल से जो प्रॉफिट आता है वो सोशल वेलफेयर पर जाता है। इराक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बाथिस्ट रजीम ने भी स्टेट ऑयल रेवेन्यूज को यूज करके अपना पावर कंसोलिडेट किया और सोशल स्कीम्स चलाई। दोनों केसेस में यूएस और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स के ऑयल एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद ये रजीम चेंज के कॉल्स भी लगातार आने शुरू हो गए। तेल और एंटी यूएस डिक्टेटर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं चलता। हां, प्रो यूएस डिक्टेटर होता तो शायद स्टोरी अलग होती। अमेरिका कहता है कि वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स यूएस के मदद से एस्टैब्लिश हुए थे। प्राइवेट यूएस कंपनीज ने पिछले 50 सालों में वहां इन्वेस्टमेंट्स किए थे, टेक ट्रांसफर किया था, जिसको एक झटके में नेशनलाइज कर दिया गया था। तो लॉस अमेरिका का हुआ। डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि यह चोरी था और अमेरिका ये सारा पैसा वापस मांग रहा है और इसी बात पर वॉर को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। ट्रंप बस वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज फिर से प्राइवेट यूएस कंपनीज के हाथ देना चाहते हैं, जिससे अमेरिकन बिजनेसेस और अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में बेशुमार पैसा फ्लो करेगा। वेनेजुएला में भी वैसे दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं और अगर आप जियोग्राफिकली देखें तो ठीक अमेरिका के पास भी है। उसके ऊपर अगर यूएस किसी भी तरीके से वेनेजुएला के तेल पर अपना कब्जा जमा लेता है तो उससे चाइना के अगेंस्ट एक और हथियार मिल जाता है। हां ठीक है, चाइना का भी ऑयल सोर्सिंग डाइवर्सिफाइड है, चाइना टूट नहीं जाएगा, लेकिन यूएस आज के मुकाबले और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। चलिए फाइनली बात मान लेते हैं कि वेनेजुएला में एक डिक्टेटर मुडोरो आज राज कर रहा है। इराक में भी सद्दाम पावर में था, वो भी इस सदी में का सबसे ब्रूटल डिक्टेटर्स में से एक था। लेकिन क्या अमेरिका ने दुनिया को झूठ नहीं बोला था? 9/11 के शॉक के तुरंत बाद क्या बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इराक को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में प्रेजेंट नहीं किया था? सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यह नैरेटिव बार बार रिपीट नहीं किया गया था? क्या वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी ने नहीं कहा था कि सद्दाम फिर से न्यूक्लियर वेपन्स रिकॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश में है? कॉलिन पावेल ने क्या नहीं कहा था? यूएन में मोबाइल बायोलॉजिकल लैब्स की तैयारी हो रही है। बुश ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन्हीं बातों को सुनकर डिक्लेयर कर दिया कि इराक केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की खोज में है। बाद में पता चलता है कि यह सारी चीजें बस एक जुमला थी। इराक का WMD प्रोग्राम 1991 में खत्म हो गया था। ना उनके पास न्यूक्लियर वेपन निकले, ना केमिकल लैब्स निकले। पर 2001-2002 में पब्लिक को यह चीजें पता नहीं थी, उन्हें बस वही पता था जो सरकार उन्हें बता रहा था। फिर है टेरर का एंगल, जो आज वेनेजुएला पर भी चिपटाया जा रहा है। सद्दाम और अल कायदा के बीच में इमेजिनरी कनेक्शंस बना दिए गए थे, आज भी वो चीजें झूठ निकल चुकी हैं। सद्दाम डिक्टेटर था, लेकिन आयरनी की बात यह है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का वो सबसे बड़ा दुश्मन था और 9/11 के ट्रॉमा को लीवरेज करके एक अनरिलेटेड टारगेट को वॉर के लिए जस्टिफाई कर दिया गया। सद्दाम के खात्मे के बाद दरअसल टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म इराक में बढ़ी है और यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह फिर से दिखाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है। अंधों के तरह इस युद्ध को भी देख ही रही है, बस जैसे गाजा के जेनोसाइड को देखा इतने दिनों से। यूएन भी 2-4 कड़े शब्द बोल देगी, कड़ी निंदा कर देगी, फिर सोने के लिए चली जाएगी। इससे दिखता है कि आज दुनिया में किसकी चलती है। शायद यूएसए को एक देश है जो रोक सकता है, वो है चाइना, लेकिन चाइना नहीं रोकेगा। चाइना वेनेजुएला पर हमला होने देगा और फिर वो ताइवान पर हमला कर देगा और ये कहेगा कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने तो वही काम किया ताइवान पर जो अमेरिका ने किया वेनेजुएला पर। आज वेनेजुएला में सेम इराक लिबिया वाला स्क्रिप्ट, अफगानिस्तान वाला स्क्रिप्ट रिपीट हो रहा है। फर्क बस इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप इराक के वॉर के खिलाफ थे, लेकिन वेनेजुएला में वो सेम चीज करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि यूसी तेल का सवाल है, यहां मॉरल्स और वैल्यूज कोई मायने नहीं रखती है। Remember, I used to say, don't go into Iraq. Don't do it to Bush. But they went into Iraq. But they didn't keep the oil. And they have hundreds of billions of dollars right now. सुनने में तो अच्छा लगता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी आकर डिक्टेटरशिप को हटा देगी, लोग खुश होंगे, सड़क पर मकरीना करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, इसके तजुर्बे ने दिखा दिया है कि ऐसा नहीं होता है। तख्ता पलट तो हो जाता है, लेकिन देश अराजकता में फिर से फिसल सकता है। लेकिन ट्रंप की भी कुछ मजबूरियां होंगी शायद इस युद्ध को कराने के लिए।
ऐतिहासिक जीत के बाद अपने देश में प्रॉब्लम्स तो खत्म नहीं हो रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है, रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, एप्स्टीन स्कैंडल में हर दिन नए नए फाइल निकल रहे हैं। अब इन सब पर अगर कोई बात ना करे तो उसके लिए वेनेजुएला की बैंड तो बजानी पड़ेगी। अब मैगा के लिए यह प्रॉब्लम नहीं है, यह सोल्यूशन है। और यह कहानी दिखाती है कि हमारे दुनिया में डेमोक्रेसी का सच कितना गंदा, कितना घटिया हो गया है कि भैया जिसके पास लाठी है, जिसके पास पावर है, वही डिसाइड करेगा कि सही क्या है और गलत क्या।